हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में बात की थी अबाउट किसके बारे में। हमने बात की थी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के बारे में बात की थी, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, न्यूमेरिकल्स। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं और हम अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले हम उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे लिए वहाँ पर काम में आने वाली है, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। इन चीज़ों के बारे में हम आपके थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे, बट उससे पहले हमारे ये काम में आएगी, तो हमें इनको यहाँ पे पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम एक बार इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होती है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, देखिए अगर हम बात करें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा आर एच, ठीक है। ये होती है आपके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा आर एच। क्लियर है। चलिए देखिए, किसी भी रिएक्शन के लिए, रिएक्शन में होता क्या है, आखिर अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। किसी भी रिएक्शन के लिए हम कभी भी एंथैल्पी को डिफाइन नहीं करते। हम क्या डिफाइन करते हैं, एंथैल्पी में चेंज को डिफाइन करते हैं। जैसे आपके रिएक्टेंट की एंथैल्पी कुछ एच आर और प्रोडक्ट की एंथैल्पी एच पी, ठीक है। तो हम इसके लिए जो डिफाइन करेंगे वो हम डिफाइन करेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। अगर हम बात करें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी चेंज। इन रिएक्शन, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये होता है आपके पास डेल्टा आर एच। आर स्टैंड फॉर रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, आपकी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज एच पी माइनस एच आर। हम कभी भी रिएक्शन के लिए, जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, कि आपको कभी पूछा जाए तो रिएक्शन का वॉल्यूम क्या होगा, तो रिएक्शन का कभी कोई वॉल्यूम नहीं पूछा जाता। रिएक्शन के लिए क्या पूछा जाता है, वॉल्यूम में चेंज। चेंज क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, वो होता है रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में वॉल्यूम में चेंज। रिएक्शन का कोई वॉल्यूम तो होता नहीं है, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट होगी, बीच में कंटिन्यूसली चलती रहेगी, एंड में जाके कंप्लीट होगी, तो हम उसमें चेंज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से हम रिएक्शन में एंथैल्पी के लिए भी क्या डिफाइन करते हैं, चेंज को ही डिफाइन करते हैं। दैट इज प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस आपके रिएक्टेंट की एंथैल्पी को, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, कोई भी रिएक्शन जो होती है वो होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम बात करें एक कांस्टेंट प्रेशर, अगर हमें डिफाइन करना हो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को, तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट एक्सचेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका एच पी। ध्यान रखना चाहिए, दैट इज डेल्टा एच। मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, एच पी। कॉन्स्टेंट प्रेशर पर जो हीट एक्सचेंज होता है रिएक्शन में, जो भी हीट या तो रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, वो किसके बराबर होती है, उस रिएक्शन की एंथैल्पी के बराबर, या उस रिएक्शन की एंथैल्पी में चेंज के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। क्या लिख सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड, enthalpy of reaction is defined as the heat exchange at constant pressure in a reaction. Enthalpy of reaction is defined as the heat exchange at constant pressure
इन ए रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट का एक्सचेंज होता है QP, उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी रिएक्शन की एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, ये तो हुई नॉर्मल एंथैल्पी की बात। अब अगर हम बात करें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो वो क्या होता है, एक बार क्या कीजिए, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें, तो स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो एंथैल्पी मेजर की जाएगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपके पास, इसे हम बोलेंगे आपका डेल्टा आर एच नोट। ठीक है, एंथैल्पी में जो चेंज होता है स्टैंडर्ड, तो इसको हम कह सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो वो होती है अपने पास 1 बार प्रेशर एंड फिक्स्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर हम फिक्स लेते हैं और प्रेशर कितना लेते हैं, 1 बार। और जनरली हम इस चैप्टर में जो टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। ठीक है, जो हमारा फिक्स टेम्परेचर रहता है इस चैप्टर में 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना रहता है, 1 बार के बराबर होता है। ठीक है, तो वहाँ जो एंथैल्पी डिफाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है, अगर हम बात करें यूनिट की, वो होती है आपके पास किलो जूल पर मोल। किसी भी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी की जो आपके पास यूनिट होती है वो हम किस में डिफाइन करते हैं, आपके किलो जूल पर मोल। मतलब ये 1 मोल के लिए डिफाइन होती है। ठीक है, हमेशा किसके लिए डिफाइन होगी, आपके 1 मोल के लिए। रिएक्शन का 1 मोल होना चाहिए। क्लियर है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो हमारे काम में आएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा एफ एच नोट। रिएक्शन के लिए यहाँ पे क्या आता है, आर, जबकि फॉर्मेशन के लिए क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच नोट। इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज डिफाइन एज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a substance is formed from its constituent elements in their standard state। देखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। जैसे एक सब्सटेंस है CaCO3, ये आपका फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका 1 मोल होना चाहिए, मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए।
ठीक है, उसी के लिए डिफाइन है ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर 1 के अलावा 2 3 कुछ और है तो इसको आपको 1 करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए, व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और वो किस कंडीशन में होने चाहिए, उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में फॉर्म होने चाहिए। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, सॉलिड, मतलब सॉलिड होना चाहिए कैल्शियम। कार्बन, कार्बन भी होना चाहिए आपका सॉलिड, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपनी किस फॉर्म में रहता है, O2 गैस की फॉर्म में रहता है, तो O2 गैस रहना चाहिए। अब रिएक्शन को आप बैलेंस कीजिए, यहाँ पर 3/2 लिख दीजिए। तो इसे हम बोलते हैं आपकी, इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी होगी उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3, ठीक है। It is defined as the enthalpy change when 1 mole of a substance is formed from its constituent elements. कंपाउंड नहीं लेना है, एलिमेंट्स लेना है, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। जैसे NH4Cl सॉलिड, ये अगर बनेगा आपसे तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन से, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो एक आएगा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, N2 गैस की फॉर्म में रहता है, तो N2 गैस, प्लस हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहता है, H2 गैस की फॉर्म में रहता है, H2 गैस, प्लस Cl2 ये भी गैस फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब बैलेंस कीजिए रिएक्शन को, यहाँ आ जाएगा हाफ, यहाँ आ जाएगा 2H2 और यहाँ आ जाएगा हाफ। तो ये है डेल्टा फॉर्मेशन H0, किसके लिए, फॉर NH4Cl सॉलिड, और ये किसके लिए, फॉर CaCO3 सॉलिड। क्लियर है। तो यही होता है आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब बात आती है स्टैंडर्ड स्टेट की, स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है। एक और चीज़ यहाँ अगर हम डिफाइन करें, हम कह सकते हैं कि द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, द एंथैल्पी of formation, that is delta F H0, that is standard enthalpy of formation, standard और लिख देना आप, standard enthalpy of formation of an element in their standard state will be zero, will be zero। अगर कोई एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। जैसे आप ले लीजिए H2 गैस फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो अगर H2 गैस फॉर्म में कहीं पे आपके काम में आएगा रिएक्शन में, तो उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, क्योंकि ये इसकी क्या है, एक तो कौन सी स्टेट है, स्टैंडर्ड स्टेट है। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है वो फॉर्म, परसेंटेज अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं उसकी स्टैंडर्ड स्टेट। H2 हो गए, ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहती है, O2 गैस की फॉर्म में। N2 ले लीजिए, वो नाइट्रोजन N2 गैस की फॉर्म में रहती है। हीलियम ले लीजिए, He गैस की फॉर्म में रहती है, ठीक है। F2 ले लीजिए, फ्लोरीन, ये इनकी क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट है। जैसे F2 ले लिया आपने, Cl2 ले लीजिए, नेचुरल स्टेट है। Br2 लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, Br2 की लिक्विड होती है, गैस नहीं होती है। अगर कहीं गैस लिखा हुआ है Br2 गैस, तो इसकी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें लेनी है, जो क्वेश्चन में दी हुई रहेगी, ठीक है। I2 आयोडीन सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म में केवल उसको जीरो लेना है। इसके अलावा आप ले लीजिए, जैसे मेटल्स में अगर हम देखें Fe सॉलिड, जिंक सॉलिड, ठीक है, Mn सॉलिड, जो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है। अगर हम बात करें Hg लिक्विड फॉर्म में, ये इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है, ठीक है। इसके अलावा H+ एक्वस, इन सब के लिए क्या है,
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू हम कितनी लेकर के चलते हैं, 0 लेकर के चलेंगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। चलिए, ये हुई बात स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है तो हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। इन सब के लिए डेल्टा एफ नोट ये कितना होगा, 0 होगा। ठीक है ना। डेल्टा एफ एच नोट 0 होगा। क्लियर है। चलिए देखिए, नेक्स्ट है आपके पास दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है तो। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपके पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए, दैट इज डेल्टा आर एच। ठीक है, स्टैंडर्ड हो जाएगा तो डेल्टा एच नोट हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। दैट इज summation stoichiometric coefficient of product into enthalpy of formation of product minus summation stoichiometric coefficient of reactant into standard enthalpy of formation of reactant। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। देखने में तो बहुत सी टफ लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद भी नहीं रखना, सिंपल ध्यान रखना आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या याद रखना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सिंपल, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे आपको दिया हुआ है ट्वाइस KClO3 सॉलिड, इट कन्वर्ट्स टू ट्वाइस KCl सॉलिड प्लस 3O2 गैस। ठीक है, रिएक्शन आपकी बैलेंस है। ठीक है, चलिए इसके लिए आपको निकालना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा आर एच। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो देखिए, और आपको दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, एक तो KClO3 दिया हुआ है। ठीक है, वो दिया हुआ है, मान लीजिए आपका 300 वैल्यू दी हुई है। अगर मैं करेक्ट वैल्यू आपको निकालूँ तो 300 किलो जूल। ठीक है, चलिए 300 किलो जूल पर मोल आपको वैल्यू दी हुई है। और डेल्टा फॉर्मेशन एंथैल्पी फॉर्मेशन KCl की वैल्यू आपको दी हुई है -100 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो आपको डेल्टा H की वैल्यू निकालनी है रिएक्शन के लिए। ठीक है, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इट विल बी इक्वल टू एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो 2 इंटू KCl की एंथैल्पी कितनी है फॉर्मेशन की, -100, तो -100 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन की जो एंथैल्पी होती है फॉर्मेशन की,
ऑक्सीजन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में O2, इसलिए उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू होती है 0। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आपका प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में आपका एक ही है, तो 2 इंटू इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी दी हुई है 300। तो देखिए -200 -600, तो आपके पास जो वैल्यू आती है, ठीक है, लेट मी चेक आपकी वैल्यू करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास वैल्यू दी हुई है -300, इसको करेक्ट कीजिएगा -300, ठीक है ना। तो देखिए 2 इंटू -100 प्लस 3 इंटू 0 -2 इंटू -300, ठीक है। चलिए तो देखिए -200 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 600, तो डेल्टा फॉर्मेशन या डेल्टा रिएक्शन की जो एंथैल्पी आएगी आपके पास दैट इज +400 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये है आपके पास इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, मतलब किस तरीके से हमें क्वेश्चन को या इसको सोल्व करना है, वो चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये ध्यान नहीं रखना है, केवल आपको इसको ध्यान रखना है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आपका प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बस सिंपल। प्रोडक्ट की निकाल लो 2 इंटू जो भी कोफिशिएंट हो दिस मल्टीप्लाई बाई जो उसकी वैल्यू दी हो, अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसके लिए 0 माइनस आपके रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए इसे आप एक बार नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी के ऊपर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए कैलकुलेट डेल्टा RH, ठीक है, रिएक्शन की एंथैल्पी एंड डेल्टा U0, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, रिएक्शन के लिए फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको रिएक्शन दी हुई है NH3 गैस प्लस 3F2 गैस, it gives you NF3 गैस प्लस 3HF गैस, ठीक है, NF3, ठीक है, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस दी हुई है आपको। चलिए ठीक है, इसके लिए आपको एंथैल्पी फॉर्मेशन दिया हुआ है, H0 दिया हुआ है फॉर NH3 गैस के लिए आपको दिया हुआ है, वैल्यू दी है आपके पास -50 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसके अलावा आपको वैल्यू दी हुई है H0 डेल्टा फॉर्मेशन H0 फॉर NF3 गैस के लिए आपको वैल्यू दी हुई है -120 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसके अलावा आपको डेल्टा फॉर्मेशन H0 दिया हुआ है, HF गैस के लिए दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है -250 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इसके लिए आपको डेल्टा H0 और डेल्टा U0 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है,
तो देखिए डेल्टा एच नॉट और डेल्टा यू नॉट आपको निकालना है और आपकी गैसियस रिएक्शन है, ठीक है। तो किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें तो डेल्टा एच नॉट इक्वल टू कैसा होता है, डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है, यही होता है आपके पास। अब देखिए डेल्टा एन जी निकालते हैं किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए। यहाँ के लिए अगर हम डेल्टा एन जी निकालें, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट सब आपके गैसियस फॉर्म में है, तो 1 + 3 दैट इज 4, 4 - 3 + 1 4, तो 4 - 4 कितना होगा, 0। डेल्टा एन जी 0 है तो आपके पास डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू नॉट, ठीक है। और डेल्टा एच फॉर्मेशन, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आपका प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। निकाल लीजिए डेल्टा एच नॉट किसी भी रिएक्शन के लिए हम निकालते हैं 1 इंटू NF3 के फॉर्मेशन के लिए एंथैल्पी कितनी दी हुई है, NF3 के लिए -120 प्लस 3 इंटू HF के लिए कितनी वैल्यू दी हुई है, -250 ये तो हो गई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आपके प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। NH3 के लिए 1 इंटू NH3 की वैल्यू दी हुई है -50 प्लस 3F2, 3 इंटू F2 अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू होगी 0। क्लियर है, बस इसे सोल्व कर लीजिए। आपके पास डेल्टा आर एच नॉट वैल्यू आएगी -120 -750, ठीक है। ये तो 0 हो गया, ये है -50 माइनस माइनस +50, ठीक है। तो देखिए -750 +50 तो आएगा -700 -120 -820, तो डेल्टा एच की वैल्यू किसके बराबर, डेल्टा यू नॉट और दैट इज -820 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इजी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, बस ये थोड़ा समझने में, एक बार समझ गए आप तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये जो आज हम पढ़ रहे हैं वो हम आगे फिर से पढ़ेंगे आपके थर्मोकेमिस्ट्री में, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे फिर से हम इसको पढ़ने ही वाले हैं। क्लियर, अभी तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ इसके बारे में कि क्या होती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और क्या होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी प्रोडक्ट के लिए। ठीक है ना, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएट करती है, मतलब कैसे उसका वेरिएशन होता है। ठीक है, जनरली हम क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स जब भी करते हैं हम टेम्परेचर के साथ उसका वेरिएशन लेते नहीं हैं, बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आपको टेम्परेचर के साथ रिएक्शन की एंथैल्पी का वेरिएशन आपको देखना पड़ता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ही उसी के ऊपर बेस्ड होता है। तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं आपका किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ उसका वेरिएशन हमें देखना है। ठीक है, जिसे हम किरचॉफ्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, हालांकि ये अपने सिलेबस में होता नहीं है, ठीक है, बट कहीं कहीं और बहुत सी जगह आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए DH अगर हम बात करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, NCP डेल्टा T या DT। ठीक है, अगर हम 1 मोल के लिए बात करें तो DH को हम क्या लिख सकते हैं, CP इंटू DT। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, कभी भी हम एंथैल्पी में, मैंने आपको जैसे बताया कि
एंथैल्पी में हम क्या बताते हैं, चेंज को बताते हैं। वैसे ही सेम हम सीपी में भी सीपी को डिफाइन नहीं करते किसी भी रिएक्शन के लिए। जैसे आपकी कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो आपके रिएक्टेंट की सीपी कुछ डिफरेंट होगी और आपके जो प्रोडक्ट है उसकी सीपी क्या होगी, कुछ डिफरेंट होगी, ठीक है। तो हम चेंज इन सीपी बताते हैं, दैट इज डेल्टा सीपी किसी भी रिएक्शन के लिए। वो क्या होता है आपके पास, सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो जिस तरह से हम एच को डिफाइन नहीं करते, हम किसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा एच को डिफाइन करते हैं, सेम उसी तरीके से हम सीपी को डिफाइन नहीं करते, हम क्या डिफाइन करते हैं, आपका डेल्टा सीपी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए तो जब हम ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास वैल्यू होती है दैट इज डी ऑफ रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी, रिएक्शन की एंथैल्पी डेल्टा एच इक्वल टू सीपी, सीपी की जगह हम लिखेंगे डेल्टा आर सीपी इंटू डी टी, ठीक है। ओवरऑल चेंज के लिए अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, डेल्टा आर एच T1 से लेके डेल्टा आर एच T2 टेम्परेचर तक, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर है T1 से T2। T1 टेम्परेचर पर एंथैल्पी है डेल्टा आर एच T1 और T2 टेम्परेचर पर एंथैल्पी है डेल्टा आर एच T2, ठीक है। चलिए तो यहाँ से वैल्यू आपके पास आ जाएगी डेल्टा आर एच T2 माइनस डेल्टा आर एच T1, इट विल बी इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट के रूप में बाहर निकाल लेते हैं, और अगर कांस्टेंट नहीं हो, वेरिएबल हो टेम्परेचर के साथ, तो वो वैल्यू आपको पुट कर देनी है सीपी की, जनरली ये कांस्टेंट ही रहता है। तो डेल्टा आर सीपी और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा आपके पास T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला है आपके किरचॉफ्स लॉ का। दिखने में हो सकता है टफ लगे आपको, लेकिन है इजी। ये आपको पता है ना, DH इक्वल टू क्या है आपका, CP dt। इसके लिए अगर हम डिफाइन करें तो हम क्या डिफाइन करते हैं, H2 माइनस H1 इक्वल टू सेम इसी तरीके से CP dt होता है T2 माइनस T1, ठीक है। ये फॉर्मूला याद है, बस उसी को यहाँ क्या किया गया है, रिप्लिकेट किया गया है। H2 की जगह डेल्टा H T2 टेम्परेचर पर माइनस डेल्टा H T1 टेम्परेचर इक्वल टू डेल्टा CP रिएक्शन का इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। और यहाँ पर हम डेल्टा आर CP कैसे डिफाइन करते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इंटू CP ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इंटू CP ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इस तरीके से हम डेल्टा CP को डिफाइन करते हैं। क्लियर है, सिंपल सा है फॉर्मूला, ध्यान रखना है आपको, वो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको पता चले कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जनरली नहीं पूछा जाता है, बट न्यूमेरिकल्स कहीं पे मिल जाए तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए देखिए न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके ऊपर बेस्ट एक। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, इट गिव्स यू H2O लिक्विड, ठीक है। इसके लिए आपको डेल्टा H नोट की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा H नोट 298 केल्विन पर माइनस 300 किलो जूल पर मोल, ठीक है। चलिए एक तो ये वैल्यू आपको दी हुई है, आपको कैलकुलेट करनी है एंथैल्पी, कैलकुलेट दी एंथैल्पी एट 373 केल्विन, 373 केल्विन पर आपको एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आपको गिवन है
H2 गैस के लिए Cp की वैल्यू, ठीक है, Cp की यूनिट है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। H2 गैस के लिए वैल्यू दी हुई है आपको, O2 गैस के लिए वैल्यू दी हुई है और H2O लिक्विड के लिए आपको वैल्यू दी हुई है 40, 30 एंड 80, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको दी हुई है, क्लियर है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, एंथैल्पी H0 की वैल्यू दी हुई है 298 केल्विन पर, आपको 373 पर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आई एम श्योर आप ट्राई करोगे एक बार तो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं करवाता हूँ आपको। चलिए मैं ही देख लेता हूँ, आप देख लीजिए एक बार, मैं ही कर देता हूँ सोल्व आपके लिए। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला था दैट इज T2 टेम्परेचर पर एंथैल्पी, कौन सा टेम्परेचर है 373, तो डेल्टा रिएक्शन H373 माइनस डेल्टा रिएक्शन H298 केल्विन पर, दैट इज डेल्टा रिएक्शन ऑफ Cp इंटू T2 373 माइनस 300, सॉरी फर्स्ट वाली जो वैल्यू आपको दी हुई है वो कहाँ दी हुई है, 298 केल्विन दी हुई है, ठीक है ना, 298, ठीक है। ये वैल्यू आपको दी हुई है, दोनों वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू को निकाल लेते हैं तो ये वैल्यू हमें पता चल जाएगी, ठीक है। चलिए डेल्टा आर Cp की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। वही अपना फॉर्मूला दैट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है H2O, H2O के लिए Cp की वैल्यू दी हुई है 80, ठीक है। तो 1 इंटू 80, ये तो हो गया आपके पास प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। H2 गैस के लिए हम बात करें तो 1 इंटू 40, 1 इंटू 40 प्लस हाफ इंटू 30, हाफ इंटू 30, तो ये आपके पास 80 माइनस 15, 15 प्लस 40 55, तो डेल्टा आर Cp की वैल्यू आ गई आपके पास 25, ठीक है, दैट इज जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू जूल में है, यहाँ किलो जूल में है, तो ध्यान रखना आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना, ये गलती होती है। ये वैल्यू हमें नहीं पता है, तो डेल्टा आर H373 माइनस ये वैल्यू हमें दी हुई है 300 और वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये आपके पास किलो जूल में है, इक्वल टू ये वैल्यू है 25 इंटू ये वैल्यू है 75, ये वैल्यू आएगी जूल में, तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए इसको हम सोल्व करें तो 2540, ठीक है, 75 डिवाइड बाई 40 अगर हम करते हैं तो देखिए 75 डिवाइड बाई 40, वन 1.875, ठीक है, ये आएगा 1.875, 1.875। इस 300 को मैं यहाँ ले लेता हूँ इस तरफ, तो ये माइनस 300, ठीक है। तो डेल्टा आर H373, डेल्टा आर H373 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस 298.125, ठीक है, किलो जूल पर मोल, माइनस 298.125, ठीक है। चलिए तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पास मिल सकते हैं, तो देखिए जिसको पता है फॉर्मूला वही इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। और ये वैसे आपके सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है, पर कहीं कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, तो हम इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की कि कैसे हम किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी को फाइंड आउट करते हैं अगर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई हो तो,
ठीक है। तो इसी चीज़ को हम आगे भी पढ़ेंगे अपने थर्मोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स में, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा बहुत हमारे पास यूज़ में आएगा आगे, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी थर्मोकेमिस्ट्री में तो हम इसे फुल डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, जो पढ़ा है उसे एक बार अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।